हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग 10th सोशल साइंस के टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। यह टेस्ट रोज़ 8 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया जाता है और आधे घंटा का समय दिया जाता है, जिसमें 20 सब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। आधे घंटे में इसे बनाना होता है और 8:30 में आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसे देखते हुए आप अपना आंसर को चेक करते हैं और जो गलत हो गया उसे लिखकर याद कर लेते हैं, ताकि आपको आने वाला बोर्ड एग्जाम में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव का टेस्ट नहीं है, सब्जेक्टिव का भी टेस्ट है, इसलिए सभी बोर्ड देने वाले विद्यार्थी को यह टेस्ट जरूर देना चाहिए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कह रहा है किसी देश के तट से कितने किलोमीटर के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो याद रखेगा, किसी देश के तट से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में नर्मदा बांध को बचाने के लिए किया गया था, जिसके नेता कौन थे, मेघा पाटकर। कौन नाम क्या था, मेघा पाटकर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संसाधनों का अनियोजित दोहन किस अर्थव्यवस्था में होती है। संसाधनों का अनियोजित मतलब नियोजन के अनुसार नहीं, जैसे तैसे दोहन कर रहे हैं यानी बर्बाद कर रहे हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होती है। तो इसे बोल रहा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था में ऐसा होती है। आंसर क्या होगा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो ऑप्शन में देगा संसाधनों का अतिदोहन। तो ध्यान रखिएगा, संसाधनों का अतिदोहन किस अर्थव्यवस्था में होती है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, द्वितीय कहाँ हुआ, तृतीय कहाँ हुआ। तीनों अच्छा से ध्यान रखना है। पहला जो हुआ रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। दूसरा कहाँ हुआ, दूसरा न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ, न्यूयॉर्क में। तीसरा कहाँ हुआ, तीसरा हुआ जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग। याद रखिएगा तीनों कहाँ हुआ, पहला हुआ रियो डी जेनेरियो में, दूसरा हुआ न्यूयॉर्क में, तीसरा हुआ जोहान्सबर्ग में। कब हुआ, तो याद रखिएगा 1800 कब हुआ, पहला 1992 में हुआ, 5 साल जोड़िए, दूसरा 1997 में हुआ और 5 साल जोड़िए तो अगला जो हुआ 2002 में हुआ। डेट याद करने में दिक्कत नहीं, पहला खाली याद कीजिए 1992, 5 साल जोड़िए, दूसरा 1997, तीसरा क्या 2002। तब पहला रियो डी जेनेरियो 1992, दूसरा न्यूयॉर्क 1997 और तीसरा जोहान्सबर्ग 2002 में। अगला देखते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर के अंदर तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती। याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर के अंदर राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हुआ था, क्योंकि हमारा जो है तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारा बर्फ है, ग्लेशियर है, पिघल के पृथ्वी के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो प्रोटोकॉल हुआ था, क्यों हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब पूरा वर्ल्ड होगा, वार्मिंग का मतलब गर्म होना, यानी पूरा वातावरण जो है धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इसे रोकने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो कहाँ है, जापान में है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त है। कौन सी मृदा, काली मृदा। याद रखिएगा, काली मृदा का दूसरा जो नाम है रेगुर मृदा भी है। और कहाँ पाई जाती है खासकर, तो कपास जो खासकर ये काली मृदा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए कपास सबसे अधिक कहाँ होता है,
महाराष्ट्र में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत में काली मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी किस नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत में? या पूछेगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर। अगला कह रहा है, भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो याद रखेगा 55% के आसपास है, 54%। भारत में कृषि योग्य, जहाँ आप कृषि कर सकते हैं, बहुत सारा पर्वत है, पठार है, तो वहाँ तो कृषि कर ही नहीं सकते हैं। तो कृषि कितने, भारत की कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि कर सकते हैं? तो 54% पर। अगला कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है जल का अतिदोहन। क्या है? जल का अति या अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई या जल का अतिदोहन, अधिक सिंचाई या जल का अतिदोहन। इसके कारण पंजाब की भूमि निम्नीकृत हो गई है, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दी है तो अच्छा भूमि नहीं रह गई। सोपानी कृषि किस राज्य में की जाती है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में की जाती है। किस राज्य में? उत्तराखंड में की जाती है। सोपानी कृषि किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में। कह रहा है, जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है? एक को कहा जाता है जल गोलार्ध, दूसरा को कहा जाता है स्थल गोलार्ध। समझ लीजिए, ये पृथ्वी है, ऊपर को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इस दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको जल गोलार्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्थल गोलार्ध। यहाँ स्थल की मात्रा अधिक है तो जल गोलार्ध कहेंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलेंगे? जल गोलार्ध बोलेंगे। और उत्तरी गोलार्ध को जो कहे स्थल गोलार्ध बोलेंगे। उत्तरी गोलार्ध को क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा ज़्यादा है जल से, इसलिए स्थल गोलार्ध करते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है स्थल से, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, क्योंकि यह पानी की अधिकता यहाँ है, 72% से ज़्यादा ही पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऊपर से देखते हैं तो पानी जो नीला दिखाई देती है। कह रहा है, महासागरों में कितना प्रतिशत जल है? तो महासागरों में 96 कितना है? 96.4 या 6% के आसपास जल है। पूरा 96.5% के आसपास याद रखिएगा जल है महासागरों में। 2.5% जो बच जाता है, 2.5-3%, वो जल जो है नदियों में भी पीने लायक हमारे पास 2%, 2.5% जल है। तो महासागरों में कितना परसेंट जल है? तो 96.6 या 4%, 96.5% के आसपास। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल है? तो हमारे शरीर में 65% जल है। कितना प्रतिशत? 65। अगला देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में बहुत ज़्यादा जल का दोहन कर रहे हैं, इसलिए आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। आर्सेनिक का संकेंद्रण मैंने उसकी मात्रा बढ़ गई है। आर्सेनिक, ये यस होता है आर्सेनिक, इसका प्रतीक। कह रहा है, बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? तो सोन परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार का सबसे पुराना परियोजना है। कब बना था? तो 1874 में। याद रखिएगा, कहेगा सोन नदी घाटी परियोजना कब बना था? तो 1874 में। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है, पहला, हरित गृह गैसों का नाम लिखिए। हरित गृह, जिस गैस के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है उसे हरित गृह गैस कहते हैं। इसका नाम क्या है? क्षुमुख हरित गृह गैस। पहला देखते हैं हरित गृह गैस किसको कहते हैं, पहले ही देख लीजिए। हरित गृह, कभी पूछते हरित गृह गैस क्या होती है? तो वैसी गैस है, वैसी गैस जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, हरित गृह गैस कहलाती है। हरित गृह गैस कहलाती है। और तापमान का बढ़ना हरित गृह गैस कहलाती है। तापमान का बढ़ना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। जैसे वायुमंडल का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो पूछेगा हरित गृह प्रभाव क्या है? तो कहेंगे
वायुमंडल के कुछ गैसों के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिसे हरितगृह प्रभाव कहते हैं। इसका जो है कौन कौन गैस है, तो हरितगृह गैस निम्न है, ये गैस से निम्न है। छो गैस है, छो का नाम अच्छा से याद रखिएगा। पहला जो है गर्म गैस होगी सभी, तो पहला जो है CO2 है, दूसरा जो है मीथेन है CH4, तीसरा जो है N2 हास गैस जिसको कहते हैं, चौथा जो है परफ्लोरोकार्बन, और छठा जो है हेक्साफ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोरोकार्बन, और छठा जो है सल्फर हेक्साक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फर हेक्साक्लोराइड। सबका नाम लिख लीजिए आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। इसमें खाली इतना ही पूछा था कि हरितगृह गैसों का नाम लिखे, तो इतना भी लिखते काम चल जाता है। CO2 हरितगृह गैसों की संख्या 6 है, ये 6 बनाम CO2, CH4, NO2, PF6, HCl6, Cl6। अगला देखते हैं, कह रहा है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, जनता ही सरकार चुने, जनता ही वोट दे, जनता ही शासन करे, उसे क्या कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा किसने दिया था, तो लोकतंत्र की सबसे अच्छा परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित सरकार। तो ही अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासित सरकार है। यही लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है फसल चक्र किसे कहते हैं, इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कैसे बढ़ती है। तो फसल चक्र क्यों कहते हैं, एक ही खेत में बदल कर फसल लगाने को फसल चक्रण कहा जाता है या फसल चक्र कहा जाता है। एक ही खेत में बदल कर फसल लगाने को फसल चक्र या फसल चक्रण कहा जाता है, फसल चक्र कहा जाता है। अगला को कह रहा है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कैसे बढ़ती है। तो बताएंगे कैसे बढ़ती है। जब एक फसल के बाद दूसरा फसल लगाते हैं तो कुछ ऐसी फसलें होती है जिसके जड़ों में गांठ पाया जाता है, और गांठ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेकर, नाइट्रोजन क्या होता है कि किसी भी खाद में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो अगर खाद डालते हैं तो नाइट्रोजन डालते हैं उसमें। इसका मतलब वायुमंडल में बहुत सारा नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन है, तो वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेकर वो खाद में उसे परिवर्तित कर लेता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। लिखेंगे क्या, पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे। जब धान या गेहूँ के फसल के बाद तिलहन या दलहन का फसल लगाते हैं, दलहन का फसल लगाते हैं तो दलहन या तिलहन के फसल, दलहन या तिलहन के फसल के जड़ में गांठ पाया जाता है, जिसमें
राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी ये सब दलहन आ रहा है, मसूर हो गया, बूट हो गया, इसके जड़ में गांठ पाया जाता है, उसमें कौन राइजोबियम जीवाणु रहता है। ये क्या करता है, वायुमंडल में जितना नाइट्रोजन की मात्रा बहुत सारा 78% है, उस नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट क्या होता है, खाद होता है। अब खाद में बदल दिया तो प्राकृतिक खाद मिल गया, इसलिए उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। जो क्या करता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है, जो प्राकृतिक खाद का काम करती है। इस प्रकार मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन को कब एक बार 5 नंबर में पूछा गया, अगर 2 नंबर में पूछा तो खाली परिभाषाएं लिख के काम चला सकते हैं, इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ सकती है। परिभाषा क्या लिखेंगे, एक ही खेत में बदल कर फसल लगाने को फसल चक्रण कहा जाता है, इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, अगर 2 नंबर आवे इतना। लेकिन अगर 5 नंबर में आवे, अब पूछे क्योंकि फसल चक्रण क्या है और इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कैसे बढ़ती है, तो एक ही खेत में बदल कर फसल लगाने को फसल चक्रण कहा जाता है। और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि धान गेहूं के फसल के बाद किसी दलहन या तिलहन का फसल लगाएंगे तो दलहन या तिलहन की फसल में गांठ पाया जाता है, गांठ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जो एक प्राकृतिक खाद है। इस प्रकार मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। तो आज आप लोग सभी जानते होंगे कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कितना, कोयला 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रासाइट बोलते हैं, एंथ्रासाइट बोलेगा सबसे सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। दूसरा क्या है, दूसरा है लिग्नाइट। तीसरा क्या है, बिटुमिनस। और चौथा क्या है, पीट। पूछेगा सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो पीट है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, तो याद रखिएगा 20 है भारत, 20 है बिटुमिनस। तो 3 क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला पीट। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस। 20 है भारत, 20 है बिटुमिनस। अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, परिवारवाद से आप क्या समझते हैं। तो परिवारवाद क्या होता है, परिवारवाद जो होता है अपने परिवार को अन्य लोगों से अधिक महत्व देना, परिवारवाद कहलाता है। जैसे कोई नौकरी रहे तो कोई भी अफसर अपने परिवार वालों को ही नौकरी देगा, ये क्या है, परिवारवाद है। अगर राजनीति की बात आए तो राजनीति में कोई भी राजनेता अपने परिवार वालों को ही टिकट देगा, यह क्या है, परिवारवाद है। इससे राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे और देश का लोकतंत्र बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। तो क्या कह रहे हैं, परिवारवाद क्या है, तो परिवारवाद लिखेंगे ऐसी मानसिकता जिसमें अपने परिवार के लोगों या सगे संबंधियों को
अन्य लोगों से अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। वैसी मानसिकता जिसमें अपने परिवार के लोगों या सगे संबंधियों से अन्य लोगों को, वैसी मानसिकता जिसमें अपने परिवार के लोगों या सगे संबंधियों को अन्य लोगों से अधिक महत्व दिया, अन्य लोगों से अधिक महत्व दिया जाता है। इसे कौन कहते हैं? परिवारवाद कहलाता है, परिवारवाद कहलाता है। खासकर बिहार की राजनीति से बुरी तरह प्रभावित है। लिख सकते हैं, खासकर बिहार की राजनीति इससे बुरी तरह प्रभावित है, क्योंकि बिहार में क्या किया जाता है? अपने ही लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये कौन सी? परिवारवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और रोज टेस्ट जरूर दें, क्योंकि टेस्ट देने से आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और सेम क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस टेस्ट को देखने से और देने से आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा जो रिजल्ट अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।